कि उन्हें हर चीज एक पॉलिटिकल रैली और पॉलिटिकल स्पीच का माध्यम दिखता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में उनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो वहां पर भी अपनी पॉलिटिकल स्पीच दे देंगे। अगर वो आजादी दिवस पर लाल किले के मंच पर खड़े हैं वहां पर भी वो पॉलिटिकल स्पीच देंगे। वो आदमी कभी स्टेट्समैन की तरह, कभी देश के प्रधानमंत्री की तरह बिहेव करता ही नहीं है, केवल एक नेता की तरह करते हैं। और उसमें क्या बताते हैं देश को कि देश के सबसे बड़े जो 3 ईवल हैं वो है करप्शन, परिवारवाद और तीसरा उन्होंने क्या बताया था, तुष्टीकरण। परिवारवाद माने डायनेस्टी। अब मैं इस पे आता हूं एक एक करके। करप्शन बिल्कुल देश का बहुत बड़ा ईवल है, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं खुद, आप सब मानेंगे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जी 2014 से 19 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, वो अजीत पवार जी के लिए क्या बोलते थे, भ्रष्ट नेता सबसे बड़े देश के, जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में चक्की पीसेंगे एंड पीसेंगे। अब कहां बैठे अजीत पवार जी, जेल में चक्की पीस रहे हैं या उन्हीं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ भाजपा शासित सरकार में उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं? तो करप्शन अगर साफ करनी है तो अपनी वहां से साफ करिए आप पहले। फिर ये बात करते हैं डायनेस्टी की। सबको पता है जब नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं डायनेस्टी की तो वो राहुल गांधी पे तंज कसना चाह रहे हैं। लेकिन आपके सारे दर्शकों को ये जानने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि नेहरू जी कोई पर्चे पे नाम नहीं लिख के चले गए थे कि एक मेरा वंशज आएगा, राहुल गांधी, वो अमेठी जीतेगा, ये जीतेगा। 2004, 2009, 2014, 2019 के सारे लोकसभा के चुनाव राहुल गांधी अपने बल पे जीते हैं। और देखिए उस आदमी की पॉपुलैरिटी कि जब वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में खड़ा होता है तब भी जीतता है और केरला के वायनाड में खड़ा होता है तब भी जीतता है। वहां के लोग उसे चुन के बेचते हैं। ये कोई परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद बताता हूं क्या होता है। पीयूष गोयल जी कौन से सदन में बैठते हैं संसद के, राज्यसभा में, क्योंकि जीत नहीं पाते लोकसभा में इलेक्शन, जनता का मत हासिल नहीं कर पाते। क्यों है पीयूष गोयल जी आज की डेट में भारत सरकार के मंत्री? क्योंकि उनके पिताजी भारत सरकार के बहुत बड़े नेता थे। अनुराग सिंह ठाकुर जी जो यहीं पर पास में खड़े होकर क्या बोलते थे, गोली मारो सालों को, केंद्रीय मंत्री होते हुए उनका प्रमोशन करके कैबिनेट में डाल दिया, आज भी केंद्रीय मंत्री हैं। कौन थे उनके पिताजी? हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। जयशाह जी कौन है वो? क्या क्रिकेटर है, IAS है, MBA है? कुछ नहीं, केवल पिताजी उनके मोदी जी के परम मित्र गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो अगर परिवारवाद है ना देश में तो भाजपा में है सबसे पहले, और सबसे ज्यादा सरकार भाजपा की है, उन्हें हटाइए ना। तीसरी बात करते हैं ये तुष्टीकरण की, इंग्लिश में अपीजमेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं? इसके लिए एक शब्द होता है डॉग विस्लिंग। अगर आप सीधे से कुछ ना कह पाओ ना तो इधर उधर करके बोल देना, क्योंकि उन्हें पता है ये तो बोल नहीं सकते कि मुसलमानों को मैं जीने नहीं दूंगा इस देश में, कानूनन अपराध हो जाएगा, तो इधर उधर करके बोल दो कि तुष्टीकरण हो रहा है। क्यों बोलते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो देश के 80% हिंदुओं के मन में ये संदेह भरना चाहते हैं कि इस देश के जो 14% मुसलमान हैं वो तुम पे भारी हो जाएंगे, उन्हें तुमसे ज्यादा मिला है, इसीलिए उन्हें दबाने की जरूरत है। पर देश की सच्चाई क्या है? देश की सच्चाई ये है कि आज की डेट में देश का मुसलमान जो है वो आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस पे एक आम हिंदू से पीछे है। मुसलमान इस देश का एक पिछड़ा नागरिक है। उसमें कांग्रेस की सरकारों की भी विफलता है, भाजपा की सरकारों की भी विफलता है। लेकिन फर्क एक है, जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं, दोनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाजपा की जब सरकार होती है तो वो नारे तो दे देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम सिर्फ 2 मित्रों का करते हैं, बात सिर्फ हिंदू वर्ग की करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते। तो ये जो तुष्टीकरण जैसे शब्द प्रधानमंत्री प्रयोग में लाना चाह रहे हैं वो सिर्फ देश के हिंदुओं को भड़काने के लिए है। और आप देखिए इस देश की आयरनी, इस देश के अनफॉर्चुनेट कितना चीज है ये, कितना बुरा है ये देश के लिए कि जिस आज़ादी के आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सरदार सब मिलके लड़े, सबने मिलके देश को आज़ादी दिलाई, सबने मिलके देश को बनाया, निर्माण करा। हमारे देश एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू और मुसलमान और सरदार, जैन, इस सारे धर्मों के लोग बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं, भारत सरकार के मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, ये चाहता है केवल एक ही वर्ग सत्ता में रहे, इसीलिए केवल उसी वर्ग को टारगेट करते हैं। लाल किले से मोदी ने ये भी कहा कि 24 में फिर आऊंगा, इसी लाल किले से वीर गाथा कहूंगा। और अभद्रता है ये, अभद्रता। आप एक चीज सोचिए, ये क्या कहते हैं, देश के बाहर देश का नाम हो रहा है। अगर आप देश के बाहर रहने वाले एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है या पॉलिटिशियन है या सोशल साइंटिस्ट है और आप देखेंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल रहा है कि चुनाव के बाद भी मैं ही बताऊंगा, तो क्या वो ये मानेगा कि इस देश में चुनाव फेयर है? क्या वो मानेगा कि ये लोकतंत्र है? राजाशाही या तानाशाही नहीं है। 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं, राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। और देश के एक लोग, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अभद्रता है, ये अहंकार है। अगर 2024 के चुनाव में कोई और व्यक्ति चुन के आता है तो क्या ये उससे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से रोक देंगे? प्रधानमंत्री का अगर इनमें शिष्टाचार होता ना, अगर ये सिर्फ केवल एक राजनीतिक नेता की तरह बात ना कर रहे होते तो ये बोलते
कि 2024 में शायद मैं हूं, शायद कोई और हो, लेकिन जो भी होगा देश का काम करेगा। पर ये सब नहीं बोलेंगे। ये इतना विश्वास कैसा है प्रधानमंत्री जी को कि वो फिर दोबारा इस लाल किले से संबोधित करेंगे? ये अहंकार है, विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है कि निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, देश के बाकी जितनी संस्थान है इंडिपेंडेंट जिन्हें होना चाहिए, उन पे दबाव है। लेकिन सच ये है, दबाव है, लेकिन आज भी वो इंस्टीट्यूशंस काम थोड़ा थोड़ा कर पा रही हैं। आज भी देश में लोकतंत्र है, कम हुआ है लेकिन है। तो मोदी जी का जो ये है ना, ये कोई विश्वास नहीं है, ये अहंकार है और ये भभकियां है जो भाजपा को देने की आदत पड़ चुकी है। अमित शाह जी ने कर्नाटक चुनाव से पहले क्या कहा था? 150 सीटें आएंगी 224 की असेंबली में। कितनी आई? 65। अब क्या उसे आप विश्वास कहेंगे या जनता को बेवकूफ बनाना कहेंगे या अहंकार कहेंगे? ये जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि आके बता दो मेरे अलावा तो किसी को वोट मिल ही नहीं सकता, मैं ही हूं। घबराए हुए हैं क्या मोदी जी? अगर इससे की बात करें तो ये भी हो सकता है। मैं नहीं जानता मोदी जी घबराए हुए हैं या नहीं है, लेकिन ये जरूर है भाजपा के खेमे में एक सुगबुगाहट है। अंदर ही अंदर कहा तो यही जाता है, सर्वे हुआ है जहां पता है कि 250 सीटें भी नहीं निकाल पाएंगे। और ये एक ऐसी सरकार और एक ऐसी पार्टी है कि अगर ये 250 नहीं क्रॉस कर पाए, ये 272 भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई इनके साथ अलायंस नहीं बनाना चाहेगा। जिस तरीके से मुझे एक मुहावरा याद आता है, मैं नहीं बोल रहा भाजपा में ऐसा है, बट बस एक याद दिला दूं, सांप को दूध मत पिलाना, तुम्हें ही डसेगा। भाजपा ने क्या करा कि शिवसेना जो उनका सबसे पुराना अलायंस पार्टनर था, उसी की पार्टी तोड़ दी, ठाकरे साहब को अलग कर दिया और शिंदे साहब को अलग कर दिया। इसीलिए देश का कोई राजनीतिक दल इनके साथ भी नहीं आना चाहेगा, अलायंस भी नहीं बनाएगा। इसी सुगबुगाहट के चलते आज ये देश को यह दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे भी अलायंस की राजनीति आती है। यही व्यक्ति, यही भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कुछ ही महीनों पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हर मंच से, एक अकेला सब पे भारी, उसे क्या जरूरत आन पड़ी कि जब विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जब उन्होंने 26 पार्टियों ने, 26 दलों ने मिलकर अलायंस बनाया और कहा कि 18 जुलाई को हम अपनी दूसरी बैठक करेंगे बेंगलुरु में, तब उससे एक हफ्ते पहले ही क्यों इन्हें ऐलान करना पड़ा कि एनडीए की बैठक होगी 38 दलों के साथ। और आप देखिए देश की जनता को किस प्रकार बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाती है कि 38 पार्टियों का अलायंस तो बता रहे हैं, ये कभी नहीं बताते कि उन 38 में से 24 पार्टियां ऐसी हैं जिनका ना ही एक सांसद है, ना ही एक विधायक है। ये पॉलिटिकल पार्टी है या किट्टी पार्टी? बात यह है कि भाजपा के साथ कोई जुड़ना चाहता नहीं है, और जितनी पार्टियां जुड़ी हुई है ना, वो भी बहुत सारी दबाव में है। पार्टी का या नेता का मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरी एक करीबी मित्र है, वो एक बहुत शीर्ष नेता के करीब है, वो यही बताती है कि इनकी एक सूबे में सरकार जो चलती है एक पार्टी के साथ अलायंस पे, इसीलिए चलती है क्योंकि जिस दिन उन्होंने सरकार से हटने की कोशिश करी, उनके पिताजी को जेल पहुंचा दिया जाएगा। मोदी जी ने तो कह दिया कि 24 में मैं फिर आ रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगता है कि 24 में क्या बदलाव होगा? क्या मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से एक नागरिक हूं, मेरा एक वोट है, मैं एक ही वोट दूंगा। बाकी की जो 140 करोड़ की जनता है वो खुद निर्णय लेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करता है, सबका विकास सबका साथ जैसे नारा देके केवल 2 मित्रों का काम करता है, या ऐसे नेता को चुनेगा जो मणिपुर में जाता है, गरीबों का दुख बांटता है, अमीरों का दुख बांटता है, औरतों का, आदमियों का, बड़ों का, बूढ़ों का, बच्चों का, सबका दुख बांटता है, सबकी बात करता है, भारत की तरक्की के लिए बात करता है। क्या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा? देश का निर्णय है। संसद में फ्लाइंग किस करते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं? संसद में फ्लाइंग किस करते हैं, इन्हें क्या उससे ऑब्जेक्शन है, क्या दिक्कत है? मैं बता देता हूं उस पे। आंख मारने वाली जो बात है 2018 में यह हुई थी, जब इन्हीं के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। राहुल गांधी ने मजाकिया तौर पे अपने एक मित्र को आंख मारी, पर्सनल था कुछ उसमें, ऐसा ये नहीं है कि प्रोफेशनली वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट नहीं निकाली थी कि राहुल गांधी आंख मारेंगे। और किसे मारी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है वो? आज की तारीख में भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं। और ये परिवारवाद की बात करते हैं, उनके पिताजी क्या थे? माधवराव सिंधिया